जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर पेट 2025 की इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम संपूर्ण भारतीय इतिहास संविधान पढ़ने वाले हैं क्योंकि भारतीय संविधान का सिलेबस आपके पेट में 5 नंबर का पूछा जाएगा और 5 प्रश्न ही आएगा। और ये रहा आपका सिलेबस। अगर अभी तक आपने भारतीय संविधान का सिलेबस पेट 2025 का सिलेबस नहीं देखा तो ये रहा आपका सिलेबस। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। आप अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने भारतीय संविधान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस क्लास को मिस मत करिएगा। आज की इस क्लास में हम कई सारे टॉपिक को आपके सामने रखने वाले हैं। टॉपिक बताते चलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्नों का स्तर है बहुत ही अच्छा स्तर है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको भी हम आज कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है। आप जानते होंगे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का भी अधिकार आता है। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 23 और 24। एक बात और याद करिएगा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आप लोगों को याद कर लेना चाहिए हमारे संविधान के निर्माता जो है अंबेडकर जी ने कहा था संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ये प्रश्न जरूर याद करिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, और बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। आप लोग जान लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 14 से 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। देखिए, आपको संविधान पढ़ना अच्छा लगे या ना लगे, अगर आपको पेट में स्कोर करना होगा तो यहाँ पर 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा। और कोशिश हमारी है कि आज के इसी क्लास से आपको 5 नंबर कंप्लीट मिल जाए। बस आप पूरा देखिएगा इस क्लास को, उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि क्या इस क्लास से ही पूरा नंबर मिल जाएगा या एक आध क्लास हमें और करानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखते रहिए। प्रश्न दूसरा देखेंगे। कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 20 में। बताइए चलिए जल्दी बताते रहिए। समान संरक्षण प्रावधानित है, कानून का समान संरक्षण अगर बात करें प्रावधानित है तो अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 14 में संविधान का समान संरक्षण प्रावधानित है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में अधिक प्रश्न कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बने रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा, कह रहा है कि सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। ये प्रश्न टफ है। अब आप कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके उत्तर बता देते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। आपसे कह रहा है कि सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, और बी ऑप्शन कह रहा है विधि द्वारा स्थापित पद्धति, सी ऑप्शन कह रहा है विधि का निष्पक्ष प्रयुक्ति, और डी ऑप्शन कह रहा है विधि की समक्ष समता। आप लोग जल्दी से कमेंट करते बताते रहिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए। चलिए ठीक ठीक, बिल्कुल सही। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपको डेली मैराथन क्लास सुबह 10 बजे में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर बात करें विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, तो हमारा उत्तर जो निकलेगा विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक आप इस प्रश्न को नहीं जानते थे तो जान जाइए क्योंकि यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय पूछा जाए अगर आपसे तो विधि का निष्पक्ष प्रयुक्ति होता है। आप लोग जान जाइए।
जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? चलिए बताइए। भारतीय संविधान मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करा है चीन से, बी ऑप्शन करा है जापान से, सी ऑप्शन करा है ऑस्ट्रेलिया से और डी ऑप्शन करा है अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से बात करें, क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, आपको पता होना चाहिए, समवर्ती, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, ठीक है। चलिए, और जापान से क्या लिया गया, आप कमेंट करिए। तो जापान से क्या, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई भारतीय संविधान में, इतना आप याद करिएगा। अगर बात करें मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो मौलिक अधिकार आप यूएसए कहें या अमेरिका कहें, दोनों एक ही बात होता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन अमेरिका सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा अमेरिका सही हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार जो लिया गया था वह लिया गया था अमेरिका के संविधान से। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। एक टॉपिक हमने मौलिक अधिकार पहला टॉपिक करा, अब यहाँ से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्न दूसरा टॉपिक का है, जिसकी अगर बात करें तो यह टॉपिक क्या है, तो वो हो जाएगा संविधान की विशेषताएं। आपके सिलेबस में दिया गया है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से क्लास को पीछे करिए, क्लास को स्टार्टिंग में करिए, वहाँ पर आपका सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान की विशेषताओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा आज का अगला प्रश्न। चले, कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकिक और प्रासंगिक दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होते हैं? चलिए बताइए। ये प्रश्न टफ है, आप मत सोचिएगा कि ऐसे प्रश्न आपके पेट में नहीं आएगा। आप एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, आप खुद जान जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है एकात्मक, बी ऑप्शन कर रहा है संघात्मक, सी ऑप्शन कर रहा है अर्धसंघात्मक और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए संविधान निम्नलिखित में से किस रूप में एकिक और प्रासंगिक दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट है? तो जल्दी से उत्तर बताइए, तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर उत्तर सही दे रहे हैं। चले, बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर निकलेगा सी ऑप्शन अर्धसंघात्मक हमारा उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत ही टफ शब्द यूज किए गए हैं, शायद आपको ना पता हो, अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। अब आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप प्रश्न नहीं समझे, हम एक बार फिर पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। ए ऑप्शन करा है इसके लोगों के बीच संघर्ष, बी ऑप्शन करा है राजनीतिक असमानता का विचार, सी ऑप्शन करा है लोगों में आर्थिक समानता और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बताइए बताइए। बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने उत्तर दिया है क्या राजनीतिक असमानता का विचार, इनका उत्तर एकदम 100% सही हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर यही सही होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो जुड़िए जरूर हमारे साथ, क्योंकि अब आखिरी समय है। आखिरी समय है, जो 15 दिन बचे हैं, आप उसमें अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ एक बार जुड़े और सुबह 10 बजे वाली क्लास को एक बार अटेंड करेंगे, आप खुद जान जाएंगे किस प्रकार की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। चले तब तक हम अगला प्रश्न चलेंगे, तब तक आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? यहाँ पर संविधान की विशेषता के बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्या विशेषताएं नहीं है वही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करा है एकात्मक प्रणाली, बी ऑप्शन करा है मूल अधिकार, सी ऑप्शन करा है संघीयता और डी ऑप्शन करा है सत्ता का विभाजन। आप लोग जल्दी बता दीजिए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए बताइए, संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? अगर बात करें सत्ता का विभाजन, बिल्कुल यह संविधान की हमारी विशेषता है, तो यह हमारा कट जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव चुनना होगा।
सी ऑप्शन का है संहिता, तो बिल्कुल हमारी संघ सरकार होती है, आपको भी पता है। ठीक है, तो और बात करें मूलभूत अधिकार, इसमें तो मूलभूत अधिकार पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा बी सी डी कट जाएगा और उत्तर जो निकलेगा एकात्मक प्रणाली, यही हमारा गलत है और यही हमें सही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव चुनना था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अब आपके पास आखिरी समय हम बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि हमें लगता है कि हमारा एक ही सिद्धांत है कि कम समय में आप अधिक प्रश्नों से परिचित होइए, क्योंकि यही प्रैक्टिस सेट, यही मॉडल पेपर आपको अच्छा स्कोर करा देगा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखने वाले हैं। कह रहा है कि भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी में भिन्न हैं? एक बार फिर प्रश्न सुनिए। भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी में भिन्न हैं? ए ऑप्शन करा है उच्च सदन में राज्य का प्रतिनिधित्व, बी ऑप्शन करा है दोहरी नागरिकता, सी ऑप्शन करा है न्यायालय की दोहरी प्रणाली और डी ऑप्शन करा है दोहरी सरकार। चलें, बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है? देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं, जल्दी जल्दी बताते रहिए। बिल्कुल सही। आप यह टॉपिक पढ़ें संविधान की विशेषता, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्वोच्च न्यायालय। आपका सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए आज की इस क्लास में हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। अगर आपने उत्तर दे दिया है दोहरी सरकार, तो यह हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा क्योंकि यही एक चीज़ है जो भारत और अमेरिका में भिन्न है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, अब यहाँ से एक तीसरा टॉपिक आज की क्लास का स्टार्ट हो रहा है, जिस टॉपिक का नाम है सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए सर्वोच्च न्यायालय का पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ के कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो संघ के कार्यपालिका का हिस्सा है और एक हिस्सा नहीं है, वही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन कर रहा है भारत के राष्ट्रपति, सी ऑप्शन कर रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय और डी ऑप्शन कर रहा है मंत्रिपरिषद। चलिए बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होगा? चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर का, तो संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत आप सभी को पता होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, भारत के राष्ट्रपति आते हैं और मंत्रिपरिषद भी आते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सही थे, लेकिन हमें चुनना क्या है, वो गलत होगा, वही चुनना होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, सी ऑप्शन यह हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगले प्रश्न में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में होती है? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यवाही होती है वह किस भाषा में होती है? ए ऑप्शन करा है राज्यों की क्षेत्रीय भाषा, बी ऑप्शन करा है अंग्रेजी और हिंदी भाषा, सी ऑप्शन करा है हिंदी और डी ऑप्शन करा है अंग्रेजी। आप लोग बताइए कि जो सर्वोच्च न्यायालय जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसमें जो कार्यवाही होती है किस भाषा में होती है, यह एक बार बताइए। चले, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया क्योंकि आप कई फिल्मों में देखे होंगे इसका वर्णन किया गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाही होती है वो अंग्रेजी भाषा में ही होती है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही होती है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? बताइए। एक बार फिर से प्रश्न सुनिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, यह कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? आप समझे, हम आपको अपने भाषा में बता रहे हैं। आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपको पता होगा कि भारत में सबसे बड़ी न्यायालय की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला पूरे भारत में लागू हो जाता है, उसे कोई हाई कोर्ट बदल नहीं सकता। यही आपसे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों होता है और यह अनुच्छेद कौन सा है जिसके द्वारा यह लागू होता है? चलिए अब बताइए, चलिए जल्दी बताइए।
तो यह अनुच्छेद 214 होगा, 216 होगा, 141 होगा, 514 होगा। तो आप जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। यह अनुच्छेद जो होगा वह हो जाएगा 141। यह 141 अनुच्छेद के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय का जो कानून होता है वो पूरे देश में लागू होता है। उस पर कोई भी न्यायालय कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है? और उसे मानना भी सेम टू सेम वही कानून होगा। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा 141 आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था ना ऊपर कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्या है कार्यवाही किस भाषा में होती है, तो आपने उत्तर दिया था अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद मैंने बताया कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का जो कानून है पूरे भारत में लागू हो जाता है, उस पर कोई भी न्यायालय कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। तो उसमें अनुच्छेद था 141। अब यह प्रश्न आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती हैं। चलिए, कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 145, बी ऑप्शन कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 और सी ऑप्शन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय नियमावली 1966 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, चलिए बता दीजिए एक बार जल्दी से उत्तर। बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने दिया है भारत का संविधान का अनुच्छेद 348, यह हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको यह प्रश्न नया लगा हो तो एक बार लाइक करिए। मेरे हिसाब से तो शायद यह प्रश्न आप पहली बार सुन रहे होंगे, कि नहीं सुन रहे बताइएगा ज़रूर, ठीक है? और आपको किस सब्जेक्ट में अभी भी परेशानी हो रही है जो आप शायद पढ़ने में असमर्थ हैं या समझने में असमर्थ हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए हमारे पास। हम आपको उसकी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अब आखिरी समय है। अब आपको प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको अच्छा स्कोर करने में लाभकारी हो सकता है, ठीक है? तो चलिए, यह प्रश्न जो आपके सामने आ गया, प्रश्न नंबर 13, यह पेट 2021 में पूछा गया है। तो उम्मीद हम करेंगे कि आप लोग ने प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया होगा, तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे, क्योंकि यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है पेट में। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं हम, तब तक आप उत्तर दीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? आपको पता होगा कि भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो बताइए, क्योंकि यह पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ए ऑप्शन कर रहा है 34, बी ऑप्शन कर रहा है 35, सी ऑप्शन कर रहा है 40 और डी ऑप्शन कर रहा है 25। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए, ठीक ठीक, बिल्कुल सही। अगर बात करें उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या, तो वो हो जाएगा 34, मतलब 33 प्लस 1 होता है क्या? बिल्कुल बताइए, कमेंट करिए। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, यह प्रश्न स्पेशली 2021 में पूछा गया था। यहाँ से हमारा टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय का समाप्त होता है। अब हमारा नया टॉपिक आएगा, वो होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है? चलिए, बाकी क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि अभी भी समय है आपके पास, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार से हम क्लास डेली सुबह 10 बजे में प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर इतिहास, भूगोल, संविधान, जीके, जीएस सारी क्लासेज प्रोवाइड की गई हैं। आप उन क्लासेज को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो आपको बताना होगा सबसे बड़ा है कौन सा है। यह मत समझिए कि आप यूपी में है तो यूपी इलाहाबाद दिया गया इसे मार दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ए ऑप्शन कर रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन कर रहा है मुंबई उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन कर रहा है कोलकाता उच्च न्यायालय और डी ऑप्शन कर रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बताइए क्या पूछा गया था। देश
के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? इस प्रश्न का उत्तर आप इलाहाबाद कदाप मत करिएगा, क्योंकि इलाहाबाद आप काफ़ी लोग उत्तर देंगे, मुझे पता था। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, क्योंकि यही सबसे बड़ा वर्तमान में है हमारे भारत में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखने वाले क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अब आपके यूपी का प्रश्न आया। आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में यूपी भी स्पेशल देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी से संबंधित प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन करें 1862 में, बी ऑप्शन करें 1865 में, सी ऑप्शन करें 1866 में और डी ऑप्शन करें 1966 में। चले बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही। अगर बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की, तो यह 1866 ईस्वी में हुआ था। आपके लिए सी ऑप्शन ही इस प्रश्न का सही होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? प्रश्न थोड़ा समझ के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन कह रहा है मेरठ, बी ऑप्शन इलाहाबाद, सी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन लखनऊ होगा, डी ऑप्शन कानपुर होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन में भी इलाहाबाद दे दिया गया। ठीक है, आप यह मत समझिएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है इलाहाबाद में ही है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद देखते इलाहाबाद पर टिक मत करिएगा। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए। चलिए बिल्कुल सही, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी दो प्रश्न तीन प्रश्न और हैं, पूरी क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, यकीन करिए एक बार। ठीक है, चले कह रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए बताइए, अभी आपने इलाहाबाद पढ़ लिया, अब दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में बताइए कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन 1962, बी ऑप्शन 1947, सी ऑप्शन 1851 और डी ऑप्शन 1966। चलिए बिल्कुल सही बताइए। अगर बात करेंगे कब हुई थी दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना, तो इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो इस प्रकार से डेली आपको क्लासेज कराई जाएगी हमारे चैनल पर। आप करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए आज के इस प्रश्न को देखने वाले आखिरी प्रश्न होगा हमारा, यह कह रहा है कि किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? चले एक बार फिर प्रश्न पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए। कह रहा है कि किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? वर्ष 1969 में, वर्ष 1967 तक, वर्ष 1971 तक और वर्ष 1871 तक। चलिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नहीं, हम आपको डेली मैराथन करा रहे हैं ना। आपको एक सब्जेक्ट की स्पेशली मैराथन चाहिए कि सब सब्जेक्ट साथ में कराएं। अभी कल वाली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करिए। कल की क्लास में हमने इतिहास, भूगोल, संविधान और जो है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सारे सब्जेक्टों को मिलाकर वहाँ पर एक क्लास प्रोवाइड की मैराथन के नाम से, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, बाकी इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1971 तक दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर भी अधिकार क्षेत्र बनाए रखा था। तो 1971 के बाद यह अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, बाकी ये रहा आपका आंसर की। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, करना कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करके और यूट्यूब की घंटी को ऑन जरूर करिएगा, क्योंकि स्पेशली पहले लाइव क्लासेज हमारी यूट्यूब ही मेन है।
ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिएगा अगर इस प्रकार की क्लासेस चाहिए। बाकी आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में अभी भी दिक्कत है कि अंतिम समय में आप क्या पढ़ें कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर आप इसमें भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपको एक वीडियो स्पेशली प्रोवाइड कर देंगे कि आप पेट 2025 में ऐसा कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ें जिससे आपका स्कोर जो है 70 प्लस हो जाए आराम से। तो बताइएगा ज़रूर, जो भी समस्या हो हम आपका निवारण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह 10 बजे एक मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।